तो हम सिर्फ आज की कार्यशाला नहीं, हम कई कार्यशालाओं से यह देखते आए हैं कि हम जिस प्रकार से विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, उसमें किस तरह से आकलन अलग-अलग प्रकार के होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य अलग होता है। हर आकलन का उद्देश्य अलग होता है। आप सब शिक्षक हैं, आपको ऑलरेडी इन बातों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ज्ञान है, आप जानते हैं। पर फिर भी हम इस बारे में एक बार ध्यान देते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक आकलन हैं, वे कौन से हैं और वो किस उद्देश्य से किए जाते हैं। तो अगर हम पहले वाले पे गौर करें तो अम, स्थान नियोजन यानी प्लेसमेंट करना, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी है मान लीजिए जो आपकी स्कूल में नया है या जो उसने जिन विद्यार्थियों ने मान लीजिए परीक्षा दे दी है या इस तरह से, तो वो उनको कौन-सी कक्षा में जाना चाहिए? उनका क्या स्थान, मतलब स्थान से संदर्भ है कि कौन-सी कक्षा या कौन से उसमें होना चाहिए। तो उसको हम प्लेसमेंट बोलेंगे, तो वह एक उद्देश्य होता है, यह तय करने के लिए कि विद्यार्थी को किस कक्षा में होना चाहिए। अगर हम अम, दूसरा उदाहरण देखें इसका, तो जैसे कि किसी भी ऑफिस में या स्कूलों में या किसी भी संस्था में अगर हम नए कर्मचारी लेते हैं, तो हम उसमें भी एक प्लेसमेंट देखते हैं ना कि अगर इस व्यक्ति की ये उपलब्धियां हैं या उनके ये क्वालिफिकेशन है, तो उनको किस तरह की नौकरी मिलनी चाहिए, है ना? तो उसको हम प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उस तरह के आकलन यानी असेसमेंट का उद्देश्य होता है यह जांचना कि उसका क्या स्थान होना चाहिए एक संस्था में या स्कूल में या कहीं भी। तो यह तय करना कि विद्यार्थी को किस कक्षा में होना चाहिए। यह औपचारिक होता है, बिल्कुल औपचारिक होता है क्योंकि इससे आगे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, जो करने वाले हैं, जिन लक्ष्य को प्राप्त करने की उनसे अपेक्षाएँ रखी जाती हैं, इसीलिए ये बहुत औपचारिक है और बहुत सही औपचारिक तरीके से किया जाना चाहिए। ये कब करना चाहिए? शिक्षा या निर्देश जो हम विद्यार्थियों को देने वाले हैं, उसे शुरू करने से पहले। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि भई कौन-सी उनके जो कौशल हैं या जो हैं जिनको वो प्राप्त कर चुके हैं, यानी उन्हें यहाँ तक तो आता है, पर आगे पहुँचने के लिए उनको इस स्थान पे होना चाहिए, इसीलिए शिक्षा शुरू करने से पहले ये किया जाएगा। फिर ये जो बाकी 2 आकलन हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, नैदानिक या फिर रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जिन्हें हम कहते हैं, ये क्यों किए जाते हैं? विद्यार्थियों की अवधारणाओं को जाँचने के लिए कि भई जो भी हम उन्हें सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो भी ज्ञान उन्हें प्रदान किया जा रहा है, क्या उन्हें वह समझ में आ रहा है या नहीं? उन्हें कहाँ दिक्कत हो रही है, किस प्रकार की दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। इस इन बातों के लिए हम नैदानिक या फिर रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। यह अनौपचारिक होता है क्योंकि हम इससे सिर्फ जानना चाहते हैं कि आगे का रास्ता क्या है, हमें एक मार्गदर्शन चाहिए। विद्यार्थियों की बेहतर मदद करने के लिए हमें एक मार्गदर्शन चाहिए, इसलिए एक अनौपचारिक तरीके पे किया जाता है। और यह शिक्षा और निर्देश जब भी हम दे रहे हैं बच्चों को, उसके दौरान निरंतर चलता रहता है। पाठ हो गया, पाठ होने वाला है उसके पहले, पाठ के बीच में, पाठ के बाद, ये निरंतर चलता रहता है, यह जानने के लिए कि विद्यार्थियों को सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो तीसरा प्रकार है, वह है योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट। जो कि अंत में किया जाता है जब हम पूरे निर्देश दे चुके हैं, जो अभी हम पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो गई, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली या फाइनल एग्ज़ाम हो गई। उन्होंने इतने सारे पढ़ लिए हैं, अब हमें जानना है कि उन्होंने जो भी उनसे अपेक्षाएँ रखी गई हैं, जो शैक्षिक लक्ष्य हैं, वे उन्हें प्राप्त कर पाए हैं या नहीं, वे उन अपेक्षाओं पे खरे उतर पाए हैं या नहीं। उन मापदंडों को जाँचने के लिए यह किया जाता है, यह औपचारिक होता है और निर्देश शिक्षा के बाद किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि भई अगर
शैक्षिक लक्ष्य मान लीजिए यहाँ हैं, तो उन लक्ष्यों के आधार पर विद्यार्थी कहाँ है, वो उससे नीचे है, ऊपर है, कहाँ है। तो इस बात का आकलन करने के लिए हम समेटिव यानी कि योगात्मक आकलन करते हैं। ठीक है। अ, मैं आशा करती हूँ इस पे हमें और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत विस्तार से बात हम कर चुके हैं। मेरे लिए भी ये ऑलरेडी थोड़ा उबाऊ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। जो रचनात्मक और योगात्मक असेसमेंट है, जो हमने अभी देखा कि प्लेसमेंट है, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है। तो जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है, उनमें क्या अंतर है, हम इस बात पर और एक बार ध्यान देंगे। तो जैसे कि हमने देखा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका उद्देश्य नैदानिक होता है। हम जानना चाहते हैं क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, और हमें उन्हें दूर करना है, उसका ये लक्ष्य है। जबकि जो समेटिव असेसमेंट है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य बिल्कुल अलग है। उसका लक्ष्य यह जानना कि जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, उनका जो सार है, वो बच्चों ने समझा है या नहीं, वह उसका उद्देश्य होता है। वह सार प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य नैदानिक होता है, जबकि समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य मूल्यांकनात्मक होता है। क्योंकि हम छात्रों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो मापदंड है उसके अनुसार वे कहाँ पर पहुंचे हैं, कौन से चरण में हैं, कौन से पद पर हैं, या कौन से परसेंटेज पर हैं, जो भी नाम हम उन्हें देना चाहें। पिछले स्लाइड में भी हमने बात की थी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वह निरंतर होता रहता है। हम हर बार करते रहते हैं ताकि हम ये समझ सके कि भाई विद्यार्थियों को सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके लिए क्या करना है। जबकि समेटिव असेसमेंट स्थायी, निश्चित, एक ही बार किया जाता है। टर्म के एंड में हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, वर्ष के अंत में हो गया, या जब भी, पर उसका एक निश्चित समय होता है, वह स्थायी होता है। जो नैदानिक और फॉर्मेटिव टाइप का असेसमेंट होता है, वह वैयक्तिक यानी कि पर्सनलाइज्ड भी हो सकता है। हम जैसे अगर हम कक्षा में चर्चा भी एक तरीका है, या कोई प्रश्नोत्तरी हो गई, इस तरह के कई उदाहरण हम और देखेंगे कि जो नैदानिक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके क्या प्रकार होता है। तो ये काफी पर्सनलाइज्ड होते हैं, ये वैयक्तिक होते हैं इस प्रकार से कि स्थिति और संदर्भ के अनुसार हम उसे बना सकते हैं, बदल सकते हैं, ताकि हमारा जो उद्देश्य है उनको लेके, कि भाई जो हम जानना चाहते हैं विद्यार्थियों की शिक्षा के बारे में या किसी पाठ के बारे में, उनकी क्या समझ है, क्या नहीं है, तो उसे जानने के लिए हम उसे एकदम बिल्कुल अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, उनको छोटा बड़ा किसी भी प्रकार कर सकते हैं। तो वो काफी उसमें लचीलापन होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। जबकि जो समेटिव असेसमेंट है वो मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड है। वह एक ही प्रकार का होगा। उसमें जैसे कि बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि 80 प्रश्न होंगे, 2 अंक वाले ये वाले प्रश्न होंगे, 3 अंकों वाले इतने प्रश्न होंगे। लेखन का जो प्रश्न होगा वह 5 अंकों का होगा। लेखन को जांचने के लिए क्या अपेक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं रखी जाती हैं, तो एकदम स्टैंडर्डाइज्ड होता है। पहले से पता होता है कि इसमें क्या आने वाला है, क्या अपेक्षाएं हैं, वह बिल्कुल ही स्पष्ट होती हैं, विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी, इसीलिए वह मानकीकृत होता है। तो और बस इसीलिए वह सबके लिए समान होता है। चाहे जो जिन जिन विद्यार्थियों को थोड़ी सी कठिनाई है किसी चीज को समझने में, या जो ज्यादा कम अंक प्राप्त करने वाले हो, ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले हो, जैसे भी विद्यार्थी हो, सबको यही एक समान जो भी प्रश्न पत्र या जो जिस भी प्रकार का वह टेस्ट है वह दिया जाता है। इसलिए यह मानकीकृत कहा जाता है।
फिर से देखेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य है। यह पहचानना कि विद्यार्थी संकट में है, उन्हें पहचानना कि भाई, जैसे हमने बात की कि कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए विद्यार्थी आप विशेषण पढ़ा रहे हैं, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, या सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बीच में उन्हें अंतर समझ में आया है या नहीं आया है, यह जांचने के लिए, पाठ पढ़ाते समय यह जांचने के लिए आप इस प्रकार का एक रचनात्मक आकलन कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से, कुछ चर्चा करके, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिनको अभी यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि सर्वनाम अलग होता है और सार्वनामिक विशेषण अलग होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को पहचानना, ताकि क्यों पहचानना, ताकि हम उन विद्यार्थियों पर फिर से काम कर सकें, हम उन्हें, और हम ये देख सकें कि अच्छा, अगर हमने अभी तक जिस प्रकार से उन्हें समझाया था, जिस प्रकार से यह अवधारणा समझाई थी, जिस प्रकार से ये पढ़ाया था, उन्हें समझ में नहीं आया है, तो यानी कि अब हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए ताकि उन्हें यह समझ में आ जाए कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बीच क्या अंतर है। तो इसीलिए रचनात्मक या नैदानिक मूल्यांकन का यह उद्देश्य है कि जिन विद्यार्थियों को कठिनाई है या जो कुछ परेशानी है, उन्हें पहचानना, ताकि हम हमारे सीखने सिखाने का जो तरीका है, उसमें थोड़ा बदलाव ला सकें, थोड़ा सुधार ला सकें, कुछ कर सकें, ताकि उन्हें वह बात पाठ पूरा होने से पहले अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि बाद में उन्हें समेटिव असेसमेंट देना है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होगा, जिसमें उनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बीच में अंतर ठीक से पता हो। इसीलिए हम पहले इस प्रकार का असेसमेंट करेंगे, जिससे हम समझ सकें कि भाई किन विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है, और हम उनकी कठिनाई को दूर करने का एक तरीका ढूंढ सकें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है जो संकट में है उन विद्यार्थियों को पहचानना, जबकि समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य यह पहचानना कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, विद्यार्थी कौन से हैं, औसत अंक वाले विद्यार्थी कौन से हैं, कम अंक वाले विद्यार्थी कौन से हैं। एक मानक स्थापित किया गया है, उस मानक के संदर्भ में विद्यार्थियों की सफलता किस प्रकार की रही, यह योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हम संकट वाले विद्यार्थियों को क्यों पहचानना चाहते हैं, ताकि हम सीखने सिखाने के तरीकों को सुधार सकें, जबकि योगात्मक का उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम की योजना को सुधारना। मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि उत्तीर्ण यानी पास होने वाले विद्यार्थी केवल 10 या 20% हैं, या ऐसा है कि 70 से ज्यादा प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थी केवल 1 या 2 हैं। तो इस बात पर गौर किया जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने पाठ्यक्रम रखा है और बच्चों के स्तर से बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर और कोई परेशानी हो रही है। तो जो बड़ी प्रकार की योजनाएं हैं या ज्यादा बड़े बदलाव हैं, उनके बारे में जो विचार विमर्श करना होता है, वह योगात्मक के आधार पर किया जाएगा। और जो कक्षा स्तर के बदलाव लाने हैं, विद्यार्थी स्तर के बदलाव लाने की अगर आवश्यकता है, तो उनकी पहचान हमें फॉर्मेटिव यानी कि नैदानिक या रचनात्मक आकलन से मिल पाती है। ठीक है, क्या आप सबको समझ में आ गया ये अंतर अच्छी तरह से? क्या इस बारे में और कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई उदाहरण देना चाहते हैं, तो प्लीज बताएं हमें। जी मैम, आ गया। ठीक है सर। मैम, हाँ जी सर, बताएं। 3 प्रकार के असेसमेंट होते हैं, ये तो जिसमें नैदानात्मक असेसमेंट, रचनात्मक असेसमेंट के मतलब जैसा है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि दोनों मतलब के जो उद्देश्य हैं कक्षा या विद्यार्थी को लेकर, वे समान हैं। दोनों के नहीं तो उद्देश्य निदानात्मक असेसमेंट क्या कहलाता? डायग्नोस्टिक असेसमेंट जिसे बोलते हैं, जो नहीं खास तो तौर पर। हाँ जी सर।
मतलब उसकी परिभाषा क्या होगी? रचनात्मक तो अपन कक्षा में प्रश्न करके करते हैं हाँ, हाँ। तो जो लेकिन नैदानिक निदानात्मक हाँ, नैदानिक या निदानात्मक जो असेसमेंट है उसकी परिभाषा अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो ये होगी कि यह जान पाना कि विद्यार्थियों को जो पाठ या अवधारणाएं या जो भी विषय पढ़ाया गया है वह समझ में आया है या नहीं, और यदि समझ में नहीं आया है तो उसे जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, उसके लिए उन्हें अब किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें वो और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ताकि वे सारी अपेक्षाओं पे खरे उतरे। तो उसकी ये परिभाषा होगी। खास तौर से यह जानना कि विद्यार्थियों की समझ अपेक्षाओं के अनुसार है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, यह जानने के लिए नैदानिक आकलन किया जाता है। क्या मैं आपके मैम प्रश्न? हाँ जी। रचनात्मक में हम सिर्फ ये जानते हैं कि कौन लड़का कमजोर है, कौन बुद्धिमान है। मत जी। कौन समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा, और निदानात्मक में हम उसके जवाबों मतलब उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं को समझाने का प्रयास भी करते हैं। जी, उसका उद्देश्य यही होता है खास तौर पर कि हमें पता चले कि समस्या क्या है, ताकि हम उस समस्या का हल ढूंढने का पूरे से पूरा प्रयास करें और उसे जो कहते हैं ना साइंटिफिक तरीके से, यानी एक वैज्ञानिक तरीके से यह समझना कि समस्या क्या है और फिर उसका हल ढूंढना, यही उद्देश्य होता है नैदानिक मूल्यांकन का। इसको उपचारात्मक भी बोल सकते हैं अपन। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो कह सकते हैं, क्योंकि क्या हम एक उपचारात्मक भी हाँ, अगर उपचारात्मक कुछ और होता है तो अभी मुझे उसका ज्ञान नहीं है, पर मुझे सुन के फिलहाल ठीक लग रहा है क्योंकि उद्देश्य नहीं तो। कहीं हमने पढ़ा है उपचारात्मक मूल्यांकन भी पढ़ा है। अच्छा तो सर, ओके। तो इसका मीनिंग भी वही है निदानात्मक। हाँ, यही मुझे सुन के तो यही लग रहा है हेमेंद्र जी। अगर कुछ अंतर जी, होगा तो मैं आज और पता करके आपको कल जरूर बता दूंगी, पर फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि नैदानिक, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये तीनों एक ही चीज की ए ओर संकेत दे रहे हैं। जी, ठीक है, क्या हम अगली स्लाइड पे जा सकते हैं सर? जी मैम। ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि हम छात्र इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं आज, है ना? कि विद्यार्थियों के जो इंटरव्यू हैं वो क्यों लेने की जरूरत है, उसका क्या उद्देश्य है, और वे रचनात्मक या नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं और क्यों आते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह है यह जानना कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो जिससे उनकी कुछ धारणाएं बन रही हैं, कुछ समझ स्थापित हो रही है उनमें, उनको कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो वह सब सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम समझा कुछ रहे हैं पर उन्होंने अपनी ही कुछ धारणाएं बना ली हैं। क्या कुछ उनमें ऐसी भ्रांत धारणाएं आ गई हैं या ऐसी कुछ आम गलतियां कर रहे हैं वे समझने के बाद भी। तो हमारा उद्देश्य ये है विद्यार्थियों के इंटरव्यू से यह जानना कि ये इस प्रकार की कौन सी आम गलतियां हैं और कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जो जिनकी वजह से उन्हें भ्रम हो रहा है, जिनकी वजह से वे आ, उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं उन अवधारणाओं को जिस तरह से हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो उदाहरण दिए हैं, पर इन उदाहरणों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि हिंदी पढ़ाते समय कक्षा में आपने कौन सी ऐसी देखी है कि भाई कौन सी ऐसी गलतियां हैं, आम गलतियां कौन सी हैं जो आप देख रहे हैं काफी छात्र करते हैं, काफी विद्यार्थी करते हैं अपना कार्य करते समय, या
जो कई लोगों में देखने को मिलती हैं। ये ऐसी कौन-सी अवधारणाएँ हैं जिनमें उन्हें भ्रांति रह जाती है? जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बात करते समय बताया था कि अ, ऐसा होता है ना कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में वे अंतर नहीं समझ पाते हैं। अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्न दें या ऐसा कुछ जिसमें हम पूछें कि भई कौन से वाक्य में रेखांकित शब्द सार्वनामिक विशेषण है, तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी सर्वनाम को चुन लें और सार्वनामिक विशेषण को नहीं चुन रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनमें ये भ्रांत धारणा है अभी भी कि उन्हें ये अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अब आप लोगों से जानना चाहती हूँ एक-एक करके कि ऐसे कौन-सी एज़ अ शिक्षक के तौर पर आपने ऐसी कौन-सी अ, आम गलतियाँ या ऐसी देखी हैं जो बहुत ज़्यादा या मतलब ठीक-ठाक बच्चों में, विद्यार्थियों में देखने को मिलती हैं? तो अगर आप एक-एक करके कुछ उदाहरण हमें बता पाएँ, जिससे हमारी चर्चा और रुचिकर हो जाएगी, हमें यह ज़्यादा अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी। तो हम आपसे ही शुरू करें, हेमेंद्र सर, आप बताइए? सर? मैम अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा कि कौन एक तो जे अभी हमने क्वेश्चन करा था अभी तत्सम और तद्भव में। अभी इंटरव्यू लिया था बच्चों का 9वीं क्लास के। हुँ, हुँ। उसमें बच्चों ने मतलब 2 मतलब 2 वाक्य बताए। हमने प्रश्न पूछा था कि इनमें तत्सम शब्द कौन-सा है? तो उसमें हमने दिया था एक तत्सम शब्द कौन-सा नहीं है, कब तद्भव शब्द कौन-सा है? तो उसमें हमने जो कृष्ण दिया था, कर्म दिया था और कपूर दिया था। तो ज़्यादातर बच्चों ने कृष्ण और कपूर को लगाया, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि कपूर शब्द तत्सम है कि तद्भव। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, और नहीं इसमें हाँ, कई बच्चों को हो जाती है दिक्कत समझने में कि तत्सम तद्भव में क्या अंतर होता है। जी। ठीक है। तो फिर आपको क्या मतलब ऐसे कुछ समझ में आया कि क्यों उनको ये कठिनाई हो रही होगी ये समझने में? कई बच्चों को तत्सम का सही ज्ञान नहीं था। तो उनको क्या दिक्कत मतलब इस वजह से आ रही थी कि उन्हें परिभाषा समझ में नहीं आई है या वह शब्द उनके लिए नया था या क्योंकि तत्सम तद्भव में तो अगर हम देखें तो यही है कि अगर बच्चों का शब्द ज्ञान अच्छा है क्योंकि इसमें तो काफी कुछ स्मरण पे संबंधित हो गया ना तत्सम तद्भव में तो जी, कि आप आपका शब्द ज्ञान अच्छा है तो आपको ऐसे धीरे-धीरे याद रहने लगेगा कि ये शब्द तत्सम है, ये शब्द तद्भव है। बाकी उनकी पहचान करने का ऐसा कोई तरीका है जो जिससे आपको लगे कि हम उनकी मदद कर सकते हैं ताकि उन्हें आसानी से पहचान में आ जाए? नहीं पहचान करने का कोई तरीका नहीं। हाँ, हाँ, यही यही तो स्मरण पे आधारित है मतलब जिनका शब्द भंडार अच्छा है। बिल्कुल। तो कई किसी प्रकार से शायद ये इस ओर संकेत कर रहा है कि जिन बच्चों को ज़्यादा कठिनाई हो रही है, तो शायद उनका शब्द ज्ञान थोड़ा-सा सीमित है। उन्हें शब्दों के अर्थ और इस तरह की समझ शायद थोड़ी-सी कम है। ऐसा हम एक मोटे तौर पे मान सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर तो ये जी, स्मरण पर ही आधारित होता है। पर अच्छा उदाहरण था आपका। ये एक अवधारणा है जिसमें कई विद्यार्थियों को अच्छे-अच्छे विद्यार्थियों को भी इसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि जी मैम। विचार कर पाना मतलब कि हाँ, शब्द भंडार की बात जिनका शब्द भंडार अच्छा है, तो वो उनका इसका उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू हेमेंद्र सर। अ, और कौन देना चाहेंगे इसके बारे में एक उदाहरण?
देखिए, आप लोग वॉलंटियर नहीं करेंगे तो मुझे नाम ही बुलाने पड़ेंगे। चलिए, जी मैम, धीरज कमल। सर दिख रहे हैं। हाँ, धीरज सर आप बताइए। कमलदीप सर बोल रहे हैं। सर आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। हाँ। मैम, हम अक्सर देखते हैं जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं, मूल्यांकन में भी हमने गौर किया कि जैसे साहित्यिक परिचय वाला जब हिस्सा आता है, इसको 90 मार्क्स आ रहे हैं या 92 मार्क्स आ रहे हैं, उनकी कॉपी का भी हमने कई सारे शिक्षकों ने विश्लेषण किया कि जब वो भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करते हैं, तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी भाव पक्ष कला पक्ष में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कला पक्ष में कभी कभी भाव पक्ष जोड़ देते हैं, भाव पक्ष में कभी कभी कला पक्ष जोड़ देते अच्छा। हैं। ये समस्या सभी विद्यार्थियों में, मतलब कमजोर विद्यार्थी में तो आती ही है, हम्म। परंतु अच्छे विद्यार्थी भी ऐसी गलतियां अक्सर करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या आपने इस बारे में कुछ चर्चा की या स्टूडेंट इंटरव्यू टाइप कुछ किया जिससे आपको ज्यादा पता चल सके कि क्या इसमें मुख्य समस्या क्या है, क्यों नहीं ये अंतर समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ आप कभी कर पाए उनसे बातचीत इस बारे में? जी मैम। अ, उनको समस्या ये आती है कि वास्तव में कविता के जो हिस्से होते हैं, कि हम एक बाह्य पक्ष के अंतर्गत कुछ चीजें लेते हैं, आंतरिक पक्ष के अंतर्गत हम कुछ चीजें लेते हैं, तो फिर वहीं से उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो पढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव हमारे मन पर क्या पड़ता है, तो वो आंतरिक पक्ष हो गया। तो ऐसा करके हमने उनको समझाने की कोशिश की कि हमको जब लिखते समय भी इसी तरह से ध्यान रखना है कि जब भाषा की बात करें, यानी भाषा बाह्य पक्ष हो गया, ये अलंकार वगैरह छंद वगैरह हम देख कर पढ़ के पता चलते हैं, तो ये वाली चीजें हम कला पक्ष के अंतर्गत लिखेंगे। और हम्म। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर, किस प्रकार के विचार हम करते हैं, या हमारी मनस्थिति में क्या परिवर्तन आता है, ये वाली चीजें भाव पक्ष के अंतर्गत हमें लिखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा उदाहरण था ये भी। थैंक यू सर। मैडम, हाँ सर, बताइए। एक उदाहरण और याद आया। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में एक 11वीं में एक प्रश्न आया था हम्म। कि इस बात को कुछ शुद्ध करना है, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। हम्म। तो ज्यादातर बच्चों ने सबसे भी जोड़ा था और श्रेष्ठ भी जोड़ा था। मतलब उनने सही वाक्य नहीं बनाए, ज्यादातर बच्चों ने। कम ही हम्म। बच्चों ने उसका शुद्ध करके लिखा। अशुद्धि शोधन उनको वो समझ नहीं आया उसमें कि हाँ, कि जो हमें श्रेष्ठ सबसे खत्म करके से श्रेष्ठतम पर किया। लिखना है। हाँ। अच्छा, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तो ये इस प्रकार की, मतलब बहुत अच्छे उदाहरण बता रहे हैं आप सब, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार हम उसी चीज को कक्षा में और फिर से अच्छी तरह से समझाया जाए, ताकि वे इस प्रकार की गलतियां जो बहुत ज्यादा बच्चे कर रहे हैं और आमतौर पे कर रहे हैं, वे फिर से ना करें। आपने ये जो श्रेष्ठ वाला उदाहरण बताया है, ये अंग्रेजी में भी काफी देखने को मिलता है, वहां पे भी विद्यार्थी इस तरह की गलती करते हैं। बढ़िया उदाहरण था सर। चलिए, हमारे नेक्स्ट कौन से टीचर हैं? कोई आज न्यू कौन से टीचर हैं, हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। क्या नाम है उनका? मीनाक्षी मैम। हाँ, मीनाक्षी मैम, आप बताइए। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, बताएं। अच्छा अच्छा। बच्चों का जो मतलब इंटरव्यू लेने के दौरान जो स्थिति पाई गई वो ये कि भले ही जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि आ, शुद्ध शुद्ध वर्तनी चुनकर लिखिए, या फिर मेरा वाक्य था कि एक शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए, जिसमें मैंने वाक्य दिए थे कि वह प्रातः काल के समय टहलता है, पहला ऑप्शन था। दूसरा था वह टहलता है प्रातः काल के समय। तीसरा था प्रातः काल के समय वह टहलता है। और चौथा था वह प्रातः काल टहलता है। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने इसके सही जवाब दिए, उन बच्चों को ये तो मतलब ये पता था कि ये सही जवाब क्यों है, लेकिन वो अपनी अभिव्यक्ति को करने
में सक्षम नहीं पाए गए। तो जैसा मुझे लगा कि कई बार स्थिति ये होती है कि बच्चों को सही उत्तर पता है, लेकिन वो सही उत्तर उन्होंने क्यों चुना या फिर उस सही उत्तर के पीछे उनके मस्तिष्क में क्या अवधारणा रही, इस अवधारणा को वो अभिव्यक्त करने में उतने सक्षम नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात, जैसे वर्तनी संबंधी अगर मैंने एक प्रश्न किया, तो यही जो वर्तनी है वो कई बार उनकी नज़र से गुजर कर गई है जब हम बोर्ड पर लिखते हैं। जैसे मैंने वर्तनी दी थी कवयित्री, कवयित्री का शुद्ध रूप क्या है? तो मैंने कवियत्री दिया था, कवित्री दिया था, कवियात्री दिया था और कवयित्री दिया था सही। तो कई बार उनकी नज़रों से यही शब्द बार-बार निकल कर गया और जैसे जब मैं शिक्षण में थी तो मैंने ये अब देखा कि वही जो शब्द बच्चे गलत लिखते हैं उस शब्द को मैं हमेशा अंडरलाइन कर देती हूँ। तो अंडरलाइन भी कई बार किया। लेकिन जब बच्चे से ये पूछा गया, मान लीजिए 10 बच्चों से पूछा तो उनमें से 1-2 उस बात को पॉइंट आउट कर पाए कि ये वाला उत्तर सही है। तो जो मैंने आत्मसात किया इसके माध्यम से वो ये कि बच्चे के सामने से मतलब आँखों के सामने वही चीज़ बार-बार निकल कर जा रही है, लेकिन फिर भी वो जो गलत अवधारणा उनके मस्तिष्क में भर चुकी है, उस गलत अवधारणा को ही सही मानकर उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हुँ, संभवतः एक बात इसमें ये होती है कि कई बार जैसे अ, अगर कोई गलत शब्द उनके समक्ष आ गया है, तो वो गलत शब्द ही उसको सही मानकर वो आगे उसको चलाते रहते हैं और अ, विद्यालय में यही होता है कई बार कि फिर उस शब्द को हम नहीं सुधारते हैं और वही शब्द जो है, वही वर्तनी आगे उनके लिए सही उसको बन मान्य कर जाती लेते हैं वो। है। तो हुँ, बच्चा अलर्ट नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा जो अलर्ट जिसको होना चाहिए पढ़ते समय कि मैम बोर्ड पर क्या लिख रही हैं या उन्होंने जो अवधारणा बताई थी कि ये शब्द गलत हो जाते हैं अक्सर, तो ये क्यों हो जाते हैं? इसका सही क्या है? या इसका जैसे अभिव्यक्ति हमने की कि ये वैसे तो कवि लिखते हैं, लेकिन जब लेखिका के लिए मतलब जब महिला रचनाकार के लिए लिखेंगे, तो वा की छोटी ई की मात्रा हट जाएगी और वो कवयित्री हो जाएगा। लेकिन हुँ, इस कॉन्सेप्ट को या इस बात को बच्चों ने ध्यान से सुना नहीं और वही जो उनके मस्तिष्क में पहले से लिखा हुआ था 8वीं तक का कि कवयित्री ही होता है, कवयित्री ही होता है, तो उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। तो संभवतः मेरा कहने का उद्देश्य या लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बच्चे कई बार पहली बात ये कि पता होते हुए भी उस बात की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे थे और दूसरी बात ये कि वही चीज़ बार-बार उनकी आँखों के सामने से गुज़रने के बावजूद भी उसको जो सही अवधारणा थी उसको वो पहचान नहीं पा रहे थे। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है और जो आप बता रहे हैं स्पेशली वर्तनी को लेके कि किस तरह से वो बहुत कई वर्षों तक उन्हें लगता है कि नहीं यही वर्तनी सही है। इसकी ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में हम और आगे आज इस डिस्कशन में चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने सामने रखा है और किस तरह से हमें इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर हम बात करेंगे और ठीक है, धन्यवाद मैम। अ, चलिए नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? धीरज सर बचे हैं हमारे, महेंद्र सर भी हैं अभी। धीरज सर, महेंद्र सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है मैडम मेरी? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ मैडम, तो जैसे कि बच्चों का ऐसा रहता है मैडम, अभी जो हमने इंटरव्यू लिया उसके हिसाब से पहली बात तो बच्चे जो हैं वो कई बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। हम्म, सबसे बड़ी समस्या ये है मैडम। मैंने एक प्रश्न लिया था और हालांकि वो मैंने स्लाइड में नहीं डाला, इसके पहले एक प्रश्न लिया था, फिर प्रश्न मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको हटा दिया। उसमें उन्होंने नहीं शब्द पर गौर ही नहीं किया। नई बिल्कुल। शब्द पर बच्चे गौर ही नहीं करते, बस उनको जवाब देना है 100 दे देते हैं। तो ये कमी है। दूसरी बात ये भी है मैडम, जैसे अभी मैडम अभी बता रहे थे कि
सच बात तो है मैडम कि जैसे अभी भी मैं फिर वही बात आती कि एमपी में अपनों को अच्छा करना है। बाकी सच बात, मेरे विद्वान साथी भी इससे सहमत होंगे, ये हालात है मैडम कि बच्चा 11वीं तक कबीर गलत लिखता तो गलत ही लिखता रहता हो, उसे टोका ही नहीं जाता कि तू कबीर गलत लिख रहा, मीरा को मीरा लिखता है तो लिखता ही रहता है। और मैं दूसरी जगह की बात नहीं करता हूँ, मैं पहले छिंदवाड़ा में रहा और फिर वहां से सीधा यहाँ मंदसौर आया हूँ। तब भी बच्चों के हालात है कि उनको, कई बच्चों को मीरा नहीं लिखना आता तो नहीं लिख पाते। इसका एक मूल कारण है क्योंकि बेस उनका वहीं से कमजोर है। आज जिन बच्चों का हम 10वीं या 11वीं में लेते हैं क्रिया विशेषण, तो उसमें से मुश्किल से 5 या 7 या 10 बच्चे क्रिया विशेषणों क्रिया में अंतर बता पाते हैं। हालात ये हैं। अब अपनी तरफ से एक टीचर पूरा प्रयास कर सकता है, लेकिन पहली बात। दूसरी बात मैडम, प्रैक्टिकल बात है कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे हैं 77, तो मुश्किल से 40 बच्चे आते हैं। बच्चे आते नहीं, अभी कोरोना की वजह से तो ये हालात हो गए, बच्चे चूंकि बगैर एग्जाम दिए पास हो गए, तो हालात हो गए कि आने ही नहीं चाहते। बस स्कॉलरशिप का बोल दो तो वो आएंगे, या कोई उनको डराओगे धमकाओगे तो 1-2 दिन आएंगे, बाकी आते ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकल कठिनाइयां हैं। अपन बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें सभी मेरे साथी लोग इससे सहमत होंगे। हालांकि हमें एक बात बताई जाती है कि अपना जो है वो व्यापक रखें, अपन दृष्टिकोण अपनों को करना है और अपन चाहते हैं करना। बाकी सच बात है, आज तत्सम तद्भव की हेमंत सर ने बात की, तो सच बात है कि अभी तत्सम तद्भव शब्द बच्चे अचानक से पकड़ ही नहीं पाते। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है, तद्भव जो उसका विकृत रूप है, बच्चों को ऐसा बता दिया, जैसे कि हस्त का हाथ बता दिया अपन ने। बाकी दूसरे शब्दों पर वो गौर ही नहीं कर पाते। तो पहली बात जो मैंने इंटरव्यू में मैंने जब लिया तो मैंने जाना कि बच्चे, ये बात हालांकि हम जानते हैं, बस ये कि अभी औपचारिक तौर पर उस काम को किया है। बच्चे मैडम प्रैक्टिकली जो ग्रामेटिकल पोर्शन है हिंदी का, वो यदि उनका बचपन से कमजोर है तो उसको कर ही नहीं पाते। प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे आए उन्होंने बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतर नहीं, उनने भी ठीक किया। लेकिन सरकारी स्कूल जो हमारे हैं, मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ बोले, लेकिन वहाँ के बहुत अच्छे हालात नहीं है। वहां से बच्चे वैसे बनकर बहुत कम बच्चे आ पाते हैं। जो अभी हम जो स्तर की बात करें कि 9वीं के स्तर को ये पता होना चाहिए, 11वीं के स्तर को ये पता होना चाहिए, वैसा स्तर नहीं मिल पाता। सच बात तो ये है। सर मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो हाँ, तो सही है। आप बहुत सही मुद्दे बता रहे हैं हमें। और जैसे कि आपने बताया कि कुछ अगर गलती कर रहे हैं छात्र, उनको बताया नहीं गया है तो वो दोहराते रहते हैं उस चीज को, या फिर ध्यान ही नहीं जाता है उन बात, जैसे कि उन्होंने नहीं लिखा है, प्रश्न में नहीं लिखा है, पर उनका ध्यान ही नहीं गया। इसीलिए हम कहते भी ना कि वे उसको रेखांकित करें। और मैं समझ सकती हूँ कि उसके बाद भी कई बार होता है कि बच्चों को वो पता ही, उनका उस और ध्यान नहीं जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो एक बेसिक चीज मैंने बताई कि बच्चे, अधिकतर बच्चे करते हैं, जैसे जो वो प्रश्न पर ध्यान नहीं देते। प्रश्न को जो अपन रेखांकित करते हैं, जैसे अपन कोशिशें करते हैं बच्चा उस पर ध्यान दे, मैंने बोर्ड पर लिखा, प्रश्न नहीं लिखा तो नहीं। बाद में मैंने उनको बताया कि आप सब लोग जो हैं उसका आंसर दे रहे हैं, जबकि मैंने आपसे नहीं पूछा है। तो बच्चे आमतौर पे गलती करते हैं। बिल्कुल। सर, एक सरकारी स्कूल के बच्चों कमजोर होने का एक कारण ये भी है कि उनके अभिभावक भी ध्यान नहीं देते। बिल्कुल सर। हाँ, अभिभावकों के पास समय का भी अभाव होता है और वे उतने शिक्षित भी नहीं होते हैं कि उन्हें ज्यादा नहीं समझ में नहीं आए। मैम, 5वीं 8वीं तक तो पढ़ा हिंदी माध्यम में। हम्म। मैं 5 में अभिभावक गांव के, लेकिन वो ध्यान मैडम आपको कड़वा सच बताया मतलब कि अभी क्या है कि स्कॉलरशिप का बोल देंगे, स्कॉलरशिप मिल रही तो अब भी आ जाएंगे, सारे अधिकार उन्हें पता रहेंगे मैडम। उसके पीछे वो लड़ लेंगे, कह देंगे मैं शिकायत करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा। लेकिन हम कह देंगे कि बच्चे करीबन 8, आपको 4-6 महीने हो गए और बच्चा किताब भी नहीं लेके गया, तो उन्हें उस बात पर कुछ नहीं किया। अब दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ज्यादातर सरकारी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसे नहीं लग रहा है स्कूल में,
और प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते हैं तो ध्यान देते हैं, पढ़ने को बैठा बोलते हैं, ये सब होता है। ठीक है सर, अब ना मेरा बस ये कहना है कि हम ना इस बात पर ध्यान दें कि आम गलतियां और भ्रांत धारणाएं कौन सी हैं, क्योंकि ये जो सारे विषय मुद्दे आप बता रहे हैं ना सर, ये बहुत, मतलब मैं मानती हूँ ये बहुत वैलिड है। मैंने बहुत सरकारी स्कूल, बहुत सारी आंगनवाड़ी देखी है। जब मैं पहले पहले फील्ड पे जाती थी, मैं पूरी तरह से, मतलब मैं जानती हूँ कि क्या स्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हमेशा ऑफिस से काम करते हैं, मैंने बहुत सारे सरकारी स्कूल देखे हैं। जब मैं मास्टर्स में पढ़ती थी तब हमें आंगनवाड़ी में बहुत जाना पड़ता था, तो स्थितियों से मैं बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ सर। पर आज हम विषय से भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा विषय यही है, हम इस पे ध्यान दें कि हमें अभी क्या करना है। ये जो बड़े बड़े विषय हैं, हमारे नेता राजनेता वहां तक हम ना ही पहुंचे तो बेहतर है, उनको संभालने की आवश्यकता है। पर अब हम क्या ही सवाल उठाएं उन पे। ठीक है, तो धीरज सर का हो गया। अब हेमेंद्र सर, नहीं महेंद्र सर, कोई तो सर बच रहे हैं ना हमारे एक, चलिए आप बताइए। और विषय संबद्ध बात करेंगे हम, आप केवल आम गलतियों और भ्रांत धारणाओं के बारे में बताएं। हम हम भावुक होकर पूरे दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे। चलिए। जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ आ रही है, बताइए। जी, थोड़ा सा लेट जुड़ पाया हूँ, माफी चाहता हूँ मैडम। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। टेक्निकल इशू था मैडम, इस कारण से थोड़ा सा लेट जुड़ पाया हूँ। सामान्य रूप से मैडम हिंदी जब हम लोग अध्यापन करते हैं तो मेरी समझ से ये लगता है कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जैसे हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। सामान्य रूप से जैसा ही उच्चारण बच्चा करेगा, क्योंकि स्थानीय भाषा का बड़ा प्रभाव रहता है हिंदी भाषा में, और जैसा वो बोलेगा वैसा ही वो लिखेगा। तो वर्तनीगत जो त्रुटियां होती हैं तो उसके कहीं ना कहीं से उसके उच्चारण में त्रुटि रहती है, इस कारण से वो वर्तनीगत त्रुटियां करता है। हम लोग प्राय ये देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में जो व्यवस्था है वो रटंत विद्या की है। याद करवा दो, परीक्षा पास हो जाए, और एक दो उदाहरण के साथ सामान्यतः हमारे शिक्षक साथी सब लोग रटा देते हैं। लेकिन उनकी जो समझ है, जैसे हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि स्वस्थ या स्वास्थ्य में क्या अंतर है। स्वस्थ जो है विशेषण है, स्वास्थ्य जो है भाववाचक संज्ञा है। सामान्यतः हम लोग यही गलती करते हैं कि बच्चों को रटा देते हैं, परीक्षा पास होने के उद्देश्य से उनको लायक बना देते हैं, लेकिन उनकी प्रायोगिक समझ वाक्य के आधार पर, पद संरचना के आधार पर नहीं देते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं बच्चों में ये सारी कमियां शुरू से अंत तक रहती हैं। और क्योंकि भाषा जो है तो व्याकरणिक होती है, इसे नियमों पर आबद्ध होती है, नियमों से बंधी होती है। इसमें हम जैसा बोलते हैं प्राय अपने व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, वैसा ये भाषा साहित्यिक रूप से नहीं होती है। इस कारण से कहीं ना कहीं प्राय समस्या आती है। जी सर, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए, जैसे कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा के। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज की चर्चा से, कि हमें ऐसे बहुत सारे विषयों के बारे में पता चल रहा है जिनके बारे में बच्चों में ना समझने में उन्हें कठिनाई होती है, या ऐसा कुछ होने लगता है तो। मैडम, जैसे हम लोग सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण पढ़ाते हैं, तो सामान्य रूप से ये दोनों में पहचानना बच्चों के लिए काफी कठिन लगता है, लेकिन ये बड़ा सरल सा है। जैसे मान लीजिए कि यह गाय काली है, तो अगर संज्ञा के पहले अगर वो यह लगा है तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण जो होता है तो वो संज्ञा के पहले लगता है। संज्ञा के पहले जो विशेषण लगता है वो सार्वनामिक विशेषण है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और यही विशेषण अगर संज्ञा के लिए प्रयुक्त होगा, यही सर्वनाम जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होगा, तो वहां जो है वो सर्वनाम का काम करेगा। तो इन दोनों में
थोड़ा सा अंतर जो है संरचनागत अंतर हमें समझना होगा और बच्चों को समझाना होगा, तभी बच्चे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे मैडम यह मेरी गाय है, यहाँ यह जो है तो सर्वनाम का काम कर रहा है, और यह गाय मेरी है, यहाँ जो है सर्वनाम विशेषण का यह काम कर रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण शेयर किया सर आपने कि किस तरह से हम एक ही वाक्य को अलग प्रकार लिख के भी यह अंतर बता सकते हैं कि किस तरह से जी जी दोनों सर्वनामों में कौन सा अंतर है। बिल्कुल। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास जो हमने देखे हैं और भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, तो यहाँ पे जैसे इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं एक गणित का उदाहरण दिया गया है, एक हिंदी का भी उदाहरण दिया गया है। जैसे गणित का उदाहरण है, गणित की समस्याएं होती हैं कि भाई जो शाब्दिक वाली समस्याएं होती है ना, समीर के पास 7 सेब हैं, जूही के पास 11 हैं। जूही के पास कितने अधिक सेब हैं, यानी कि उसके पास समीर से कितने ज्यादा सेब हैं। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, या वो इस तरह से जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चों ने, कई बच्चे क्या करते हैं, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसमें 18 अगर एक विकल्प बनाया गया है तो वो बहुत सारे बच्चे 18 को चुन लेंगे। और जब इंटरव्यू लिया जाता है, जब साक्षात्कार किया जाता है, तो ये बात सामने आती है कि प्रश्न में ऐसा लिखा था अधिक, अधिक मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब जोड़ो। तो वो ऐसे आगे से आगे एक कड़ी बनाने लगते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा करना है। पढ़कर उसको समझने की जगह वे खुद से ही शब्दों से एक संकेत लेके अपना ही एक अर्थ उसमें, खुद से एक अर्थ निकाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वे गलत उत्तर पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए जब हम इंटरव्यू लेते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और अगर बच्चे वो अभिव्यक्त कर पाए तो हमें समझ में आता है कि अच्छा समस्या यहाँ पर है। वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि प्रश्न में क्या लिखा है, वे केवल इस शब्द पर ध्यान देकर ये खुद से ही ये धारणा बना रहे हैं कि नहीं इसमें जोड़ना है। अब जैसे कि दूसरा प्रश्न हमने दिया है, ये हिंदी वाला है। जब हम विशेषण के प्रकार पढ़ाते हैं ना, तो उसमें होता है परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण होता है उसके अंतर को समझना, ये भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो किस प्रकार बच्चे उसमें गलती कर देते हैं अगर वे प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। तो जैसे कि ये प्रश्न है जहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा है कि उन्हें संख्यावाचक विशेषण चुनना है, यानी कि ऐसा विशेषण चुनना है जिसमें वस्तु को गिना जा सके, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो अगर प्रश्न ऐसा है कि शबाना के पास डैश तेल है, रिक्त स्थान तेल है, तो 2 पैकेट, पैकेट ऐसी चीज है जिसे हम गिन सकते हैं, 1 2, और 2 शब्द भी कितना स्पष्ट है, अपने आप में एक संज्ञा भी है। इसके बावजूद हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे आधा लीटर यानी कि विकल्प 4 चुन रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने ये जो धारणा बना ली है कि तेल ऐसी चीज है, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई है कि तेल ऐसी चीज है जिसको गिना नहीं जाता है, उसको मापा जाता है, इसीलिए वह परिमाणवाचक, मतलब वह ऐसी वस्तु है। पर प्रश्न में यह पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण कैसे इस वाक्य में हो सकता है। तो उनका इस बात पर फिर भी ध्यान नहीं जा रहा है कि ऐसी चीज चुननी है जिससे गिना जा सके, और फिर भी वे आधा लीटर को चुन रहे हैं। तो समझ होने के बावजूद भी इस प्रकार की गलती जब बच्चे करते हैं तो उससे क्या पता चलता है, इंटरव्यू के दौरान ये पता चलता है कि आमतौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके फॉर्मेट को, उनके उस चीज को बच्चे पढ़कर प्रश्न को समझने की जगह वे बस रट लेते हैं। तो यही जो बात पहले सर ने भी बताई कि वो रट लेते हैं, उससे ये समस्या आती है फिर।
अब ये प्रश्न को समझे बिना वो सोचते हैं कि हाँ, अगर तेल लिखा है मतलब कि परिमाणवाचक ही होगा। उन्होंने पहले से ही यह धारणा बना ली है, जबकि प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है ना। अब सिर्फ सिर्फ तेल की बात नहीं, मान लीजिए आम, केले, सेब, ऐसा कुछ भी लिखा है जिन्हें आप गिन भी सकते हैं, जिनका आप परिमाण भी निकाल सकते हैं ना। जैसे 2 किलो आम, 4 आम, दोनों बातें हो सकती है या नहीं? पर ये जो अंतर है, ये बच्चों को समझने आने के बावजूद केवल एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में सोचकर वे बिना सोचे समझे ही उत्तर चुन लेते हैं। इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न देने के बाद जब हम इंटरव्यू लेते हैं, तो उससे ये बात समझ में आती है कि जब कोई अवधारणा पढ़ाई जाती है, तो उसे पढ़ाने के बाद अगर हम ये सब देख लें कि हाँ, हमने ये पढ़ा दिया है, हमने बातें-बातें की, हमें समझ में आ गया है कि बच्चे भी ये समझ गए हैं, लेकिन जब हम उनका अभ्यास करवा रहे हैं, तो अभ्यास के लिए भी जो हम प्रश्न दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न, अलग-अलग तरह के प्रश्न होने चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज को समझने के बाद उसका उत्तर देने के लिए केवल एक प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा ना रखें। क्योंकि जब प्रश्न एक ही प्रकार के होते हैं, तो वो रटने को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए अगर प्रश्नों के प्रकार भी अलग-अलग होंगे, जैसे कि पहले वाला गणित वाला उदाहरण है, उसमें ऐसा नहीं पूछा गया है ना कि 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा। ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें पूछा तो वही है कि 11 में से 7 घटाओ तो क्या मिलेगा, है ना? लेकिन इसको पूछने का तरीका अलग है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, उसमें सिर्फ पूछा तो ये गया है कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, पर पूछने का तरीका थोड़ा-सा बदल गया है। तो जब प्रश्नों में पूछने का तरीका बदला जाता है, तो वो प्रश्न अच्छे भी होते हैं, क्योंकि वो ये सब जाँचते हैं कि बच्चों को, विद्यार्थियों को वाक़ई वह अवधारणा समझ में आई है या नहीं, वो पता चलेगा। जिन विद्यार्थियों की अवधारणा एकदम सही है, जो प्रश्न को सोच समझ कर पढ़ रहे हैं, वे सही जवाब दे देंगे। जिनको नहीं समझ में आई है, वे गलत जवाब देंगे। उनका इंटरव्यू लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वे गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी आम गलतियां हैं, भ्रांत धारणाएं हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हम इंटरव्यू ले सकते हैं, और उससे हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, और उस जानकारी से हमें भी बहुत मदद मिलती है। हम बदल सकते हैं ये सब तरीका। जैसे मेरी भी एक बेटी है, वो भी जब पढ़ रही थी, अब तो खैर वो खुद से पढ़ाई करती है, लेकिन जब वो छोटी कक्षा में थी, तब मैं भी यही करती थी कि अलग-अलग तरह के प्रश्न देके उससे पूछती थी, फिर वो कुछ गलती करे, तो फिर उससे मैं बताती थी कि भई ऐसे नहीं, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। अगर आपने समझ लिया है कि घटाया कैसे जाता है चीज़ों को, तो आपको ये सब करना आना चाहिए, चाहे वो प्रश्न किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो जो हम रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें अगर स्टूडेंट इंटरव्यू है या कुछ भी है, तो वो हम क्यों करना चाहते हैं? वो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें इस प्रकार की जानकारी मिले उस चीज से, जिस जिस जानकारी के आधार पर हम कोई ठोस कदम उठा सके, हम कुछ ऐसा कर सके जिससे कि जो वर्तमान स्थिति है, उसको बेहतर बनाया जा सके, उसको सुधारा जा सके। तो इसका यही उद्देश्य है। इसीलिए रचनात्मक मूल्यांकन से हम चाहते हैं, हम हमारा उद्देश्य है, हम जो इच्छा ये है कि हम स्थिति को समझें, उसमें पूरी तरह से ध्यान दें, सतर्क रह पाना, उस पर ध्यान दे पाना, उसकी क्या जो लक्षण या विशेषताएं हैं, अगर हम बोलें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, वे क्या है, वे ये सब है जो यहाँ लिखी गई है कि सतर्क हो जाना कि हाँ, ये स्थिति है, अब मुझे ये स्थिति समझ में आ गई है, इस स्थिति को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सुधारने के लिए मुझे ये करना है, इसीलिए मुझे सतर्क रहना है, इस बात पे, इस बात पर मुझे ध्यान देना है
किसी स्थिति पर निगरानी रखनी है, उसके लिए यह काम आता है कि अगर हम जैसे आपने ही जो अभी उदाहरण दिए कि भाई क्रिया और क्रिया विशेषण के बीच में अंतर समझ में आएगा या नहीं आएगा बच्चों को जब हम पढ़ाने लग रहे हैं, तो अगर हम उस पर निगरानी रखना चाहते हैं कि हाँ ये क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है, तो हम हमारे पाठ पढ़ाने से पहले, पाठ पढ़ाने के दौरान इस तरह के आकलन करें, ताकि हम ये बीच बीच में बार बार देख पाए कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, और कहाँ पे ऐसी कुछ छूट रहा है जिसकी वजह से उन्हें और समझाने की आवश्यकता है। तो सूक्ष्म निरीक्षण करना, छानबीन करना, उसकी निगरानी करना, सतर्क रहना, जांचना, क्या समझ में आया नहीं आया, नजर रखना, ये सब शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम रचनात्मक आकलन की बात करें तो ये हम क्यों करते हैं? हम रिकॉर्ड रखने के लिए और या रिपोर्ट देने के लिए, ताकि हम इसके आधार पर और निर्णय ले सके कि भाई रिकॉर्ड रखने, रिपोर्ट देने और निर्णय लेने के कार्यों से समीप से संबंधित है ये। भी हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, हम कोई रिपोर्ट देना चाहते हैं कि हाँ ये इस प्रकार है, इस प्रकार की बात समझ में आई है, बच्चों को इस प्रकार की बात समझ में नहीं आई है, तो अब इस पे क्या निर्णय लें, इस पर क्या कार्य करें, अगला कदम हम क्या उठाएं। तो ये सारे जो हैं लक्षण हैं, विशेषताएं हैं रचनात्मक आकलन की। सतर्क रहना, ध्यान देना, निगरानी, छानबीन, निरीक्षण, जांचना और उसको रिकॉर्ड के रूप में, रिपोर्ट के रूप में दर्ज करना, ताकि हम उसके आधार पर एक निर्णय ले सके और हमारे काम को उस तरह से बदल सके या सुधार सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है अभी हमने उसकी विशेषताएं देखी कि भाई उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है। उसकी विशेषता ये है ना कि हमें ध्यान देना है, सतर्क रहना है, कुछ जांचना है, निरीक्षण करना है, ताकि हम कुछ उस आधार पर निर्णय ले सके। तो जो एक आम धारणा होती है किसी भी असेसमेंट या आकलन को लेके कि भाई कुछ प्रश्न होंगे या प्रश्न पत्र होंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे, उसका परिणाम दिया जाएगा, तो हमें उस आम धारणा से बाहर निकलना है। जो रचनात्मक आकलन है वह केवल प्रश्नों या प्रश्न पत्र के ही रूप में हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि जैसा हमने अभी आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत में देखा था, जो हमने अंतर देखे थे कि फॉर्मेटिव और असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बीच में जो अंतर होते हैं, उनमें हमने ये देखा था कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी कि रचनात्मक या नैदानिक, वो वैयक्तिक होता है ना, वो पर्सनलाइज्ड होता है। उसे हम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, अलग तरह का आकार, रंग, रूप दे सकते हैं, ताकि हम विद्यार्थी और कक्षा के स्तर पे जो हमारे उद्देश्य हैं उन्हें पूर्ण कर सकें। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वह केवल एक प्रश्न पत्र के रूप में हो, जिसमें लिखित या इस मौखिक या सिर्फ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह से रचनात्मक आकलन कई तरीकों से किया जा सकता है। सामूहिक कार्य हो गया, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, बीच में आपने एक सामूहिक कार्य दे दिया, यह देखने के लिए कि भाई बच्चों की क्या समझ है, वे आपस में क्या चर्चा करते हैं, उसके आधार पर क्या प्रस्तुत करते हैं। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी या क्विज, यह तो एक आम उदाहरण है, ये तो कई बार किया जाता है कक्षा में। आपने अनौपचारिक अवलोकन कर लिया, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया है, आप बच्चों को कह रहे हैं कि कुछ आपने कार्य करने को दे दिया है और बच्चे सब अपने समूह में या व्यक्तिगत रूप से वह कार्य कर रहे हैं, तो आप घूमते फिरते ऐसा अवलोकन कर सकते हैं कि सब बच्चे इसमें किस प्रकार से इसका काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अवधारणा है या कुछ है जिसके बारे में हमने उन्हें बोला कि
आप इस पर कोई वाक्य बनाना है या उस पर कोई चित्र बनाना है, ऐसा कोई भी कार्य, तो अगर आप अनौपचारिक अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, किस तरह से कौन से विद्यार्थी हैं जो ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या बदलने की आवश्यकता है। कार्यपत्र, वर्कशीट्स दे दी आपने उन्हें, वर्कशीट के आधार पर पता किया जा सकता है। जर्नल या डायरी में लिखना, इस प्रकार से भी ये किया जा सकता है। बच्चे भी खुद की जर्नल या डायरी बना के रख सकते हैं कि उन्हें क्या आया, उसको उसकी जांच की जा सकती है। या फिर आप आपने जो अवलोकन किया उसके आधार पर आप भी एक जर्नल या ऐसा बना सकते हैं जिसमें आप सब दर्ज करें कि भाई आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा, किन चीजों में और समझाने की जरूरत है, इस तरह से। फिर एक उदाहरण है जिसपे हम आज ज्यादा बात करने वाले हैं, वो है विद्यार्थियों का इंटरव्यू। फिर अनाम मतदान, यानी कि जिसमें किसी भी विषय के संबंध में अगर आप चाहते हैं बच्चों का मत लिया जाए कि भाई ये क्या था, इसमें आपको क्या समझ में आया, या कुछ भी इस तरह का प्रश्न जिसमें आप बच्चों से चाहते हैं कि वे अपना मत दें, तो वो अनाम हो सकता है, जिसमें बच्चों को अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, वे केवल वो लिखें, फिर उन पर्चियों को बटोर कर आप ये देख सकते हैं कि अच्छा इस तरह के प्रश्न आए हैं या इस तरह से हैं। तो अनाम होने से बच्चों के मन में अगर कोई भय होगा कि भाई, या उनको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने ये प्रश्न पूछा तो दूसरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो चीज चली जाती है, वो भय से मुक्त हो जाते हैं, या जिस भी तरह से उनको लग रहा हो अटपटापन, या कई बार होता है ना कोई कुछ पूछता है, फिर अगर सवाल बहुत ही मामूली सा हो तो कई बच्चे हंस भी देते हैं, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। तो ऐसी चीजों से, इस प्रकार की चीजों से बचने के लिए अनाम मतदान करवाया जा सकता है। अवधारणाओं पर आधारित 1 मिनट के पेपर, ये बहुत उपयोगी साबित होता है कई बार, खासतौर पे जब अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है कि भाई आपने ये समझा दिया, अब आप उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई 1 मिनट के अंदर आपको इससे संबंधित ये लिखना है। उसमें आप ऐसे 2 3 4 चीजें उन्हें दे सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई नया पाठ पढ़ा है, कुछ शब्द हैं नए, एकदम बिल्कुल नए शब्द आए हैं इस तरह से, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये 4 शब्द हैं और इन 4 शब्दों का प्रयोग करते हुए आप एक परिच्छेद लिखिए, या कोई भी एक लघु कहानी, या 1 मिनट में लिखना है बस आपको। तो इस तरह की उससे फिर वो जब आपको देंगे तो उससे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उससे आपको पता चल सकता है कि अच्छा एक ही चीज को विद्यार्थियों ने कैसे अलग अलग तरीके से लिखा है, और जिन जो ठीक से नहीं लिख पाए हैं उससे आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ पे उनकी समझ में कुछ कमी रह गई है या क्या है। तो ये जो सिर्फ 1 मिनट वाला जो होता है पेपर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मजा भी आता है कई बच्चों को, खासतौर पे जो अच्छे, मतलब अच्छे अंक या औसत अंक वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको मजा भी आता है इस तरह की, उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है ये तो। और उसके साथ साथ ये एक तरह का रचनात्मक आकलन भी हो जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि क्या है या क्या नहीं। एग्जिट टिकट्स, ओके, यदुवीर ये क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? नहीं, कोई ओके। मैं भी एक्चुअली कल भारती से पूछना भूल गई। ठीक है, हम इसे अभी ड्रॉप कर देते हैं, मुझे भी पता नहीं है, पर मुझे हाँ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। हाँ प्लीज आप नोट करिए ना, ये एक चीज रह गई थी कल, मैं पूछ नहीं पाई थी उससे। ओके ठीक, हाँ मैं नोट डाउन करता हूँ। हाँ, ओके। अवधारणाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, जी ये तो कई बार प्रयोग किया जाता है, जैसे व्याकरण से संबंधित कुछ होता है ना, जिसमें कई चीज के अलग अलग भेद या प्रकार होते हैं। जैसे समास हो गया, उसमें बहुत सारे भेद होते हैं ना, तत्पुरुष, कर्मधारय, ये तो किस तरह से आप चित्रों के रूप में या किस तरह से उसे अंकित करेंगे। तो
ये भी इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे अपनी रचनात्मकता का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, और साथ साथ आपको भी पता चल जाता है कि वे क्या समझ पाए हैं, क्या नहीं समझ पाए हैं उससे संबंधित। तो ये कुछ उदाहरण है जो बताते हैं कि हम किस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बहुत अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। क्या ऐसी और कोई उदाहरण है जो मतलब आपने कक्षा में प्रयोग किए हो, या ऐसा कुछ बहुत ही रुचिकर हो जो बहुत अच्छा भी साबित हुआ हो, आप अगर हमारे साथ ये साझा करना चाहें ताकि अन्य शिक्षकों को भी पता चले इस बारे में, या ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग आपने क्लास में किया हो तो उसके बारे में मैं आपके अनुभव जानना चाहूंगी अभी। आप खुद वॉलंटियर कीजिए, ऐसे ही सोचिए 5-7 सेकंड के लिए, और ऐसी कुछ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपने की हो जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी मान सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट ही मानी जाएंगी। मैम निबंध लिखवाना, एप्लीकेशन लिखवाना। हाँ, निबंध लिखवाना, एप्लीकेशन लिखवाना। असेसमेंट के अंतर्गत आ सकता है, कहाँ गलती कर रहे कहाँ नहीं कर रहे। बिल्कुल। पाठ पढ़ाने के समय कोई भी आप लेखन कार्य करवा रहे हैं, वो भी एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैम एक मतलब डिस्कशन मैं हमने करना चाह रही थी। हाँ, सॉरी, बोलिए सर। मीनाक्षी। हाँ मैम, हम पहले ये महेंद्र सर की बात सुन लें, वो कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आपका टर्न करती हूँ। चलिए, हाँ बताएं हेमेंद्र सर। सामान्य आवेदन पत्र आते हैं, उसके अलावा हमने दूसरे आवेदन पत्र लिखवाए। मतलब अच्छा। बच्चे कैसे लिख सकते हैं। हम्म। तो सामान्य से अलग आप कह रहे हैं कि आपने कुछ अलग तरह का विषय दिया उन्हें ताकि वो उस बात पर आवेदन पत्र लिखे। हाँ, अलग तरह के विषय दिए कि उन पर लिख के बताओ। हाँ, कई बार बहुत आम विषय होते हैं, मतलब पता ही जी। होता है, छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, उसके अलावा कोई नया विषय देना ये भी अच्छा होता है। ठीक है सर। हाँ मैम, बताइए। मैम मैं ये एक एक्टिविटी एक्चुअली डिस्कस करना चाह रही थी। जैसे मैं अपनी कक्षा में प्रतिदिन अगर ये भी एक मतलब रचनात्मक आकलन का मैं तरीका मानती हूँ कि जैसे मैंने विषय सूची जो होती है अनुक्रमणिका, वो बच्चों को अगर याद करवा दी जाए तो उस याद करने से उनको वैसे देखा जाए तो कवियों के नाम याद हो जाते हैं, उनकी पाठ का नाम, उन विधा का नाम ये याद होते हैं। तो इसके लिए क्या है, वैसे अगर हम याद करवाएं तो वो पढ़ाना जैसा लगता है। तो इसके लिए मैं एक एक्टिविटी का अपनी क्लास में करवाती हूँ कि जैसे हम कक्षा में गए तो उनकी अटेंडेंस जब लेते हैं, तो अटेंडेंस लेते हैं तो अटेंडेंस लेते समय बच्चा जैसे कोई बच्चा बोलता है प्रेजेंट मैम, कोई बोलता है जय हिंद, कोई बोलता है यस मैम। उसके बदले मैं हर दिन के लिए क्लास से निकलते समय कुछ पाठ आवंटित कर देती हूँ बच्चों को कि कल आपका जब नाम आएगा तो आपको इस पाठ का नाम बोलना है, उस पाठ के रचयिता का नाम बोलना है और उस पाठ की विधा बोलनी है। तो नेक्स्ट डे मतलब आज का दिया हुआ जो मेरा होमवर्क है वो नेक्स्ट डे मैं अटेंडेंस लेते समय उसका इस तरह से असेसमेंट करती हूँ कि वो बच्चा जब मैंने उसका नाम लिया तो वो बच्चा उस पाठ का नाम बोल रहा है कि नहीं, उसका सही लेखक या कवि बोल रहा है या नहीं, या पाठ की विधा सही बता रहा है या नहीं। तो ये एक एक्टिविटी भी हो जाती है और इस तरह से मैं पर डे असेसमेंट भी कर पाती हूँ कि बच्चा कितना सीखा, क्या सीखा और खेल खेल में सीख पाया कि नहीं सीख पाया। तो ये भी मुझे लगता है रचनात्मक आकलन में ही सम्मिलित है। हाँ मैम, जो स्पेशली क्योंकि ये पूर्णतः स्मरण पर आधारित है, तो स्मरण वाली चीजों को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है। थैंक यू मैम। और कोई बताना चाहेंगे? धीरज सर, कमलदीप सर, महेंद्र सर।
है सर, कोई उदाहरण तो बताइए, नहीं तो हम आगे चले फिर। ठीक है, मैडम। चलिए। हाँ सर, जी बताइए। हाँ जी बताइए। मैडम, जो रचनात्मक आकलन के उदाहरण है, तो हम लोग प्रायः यही पाठ पाठ के बीच में प्रश्नोत्तरी क्विज यही करते हैं, और सामूहिक कार्य भी बच्चों को जैसे 4-4, 5-5 के बच्चों में डिवाइड करके सामूहिक कार्य भी देते हैं। जो उदाहरण मैंने जो इसमें दिया हुआ है, ये लगभग बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं मैडम। ओके, जी। बढ़िया सर। तो सर, जो जो प्रश्नोत्तरी है, तो उसमें भी कुछ अगर मतलब अलग तरीके से कुछ है, या फिर वैसी ही होती है वो, जो आप प्रश्न उत्तर पूछते हैं उसी तरह से, बस मौखिक उसके जवाब देने होते हैं इसे? मौखिक ही होता है मैडम क्लास में। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैडम, हाँ बोलिए सर। हम क्या करते हैं कि कहानी पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि तुम कहानी का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करो। मतलब हमारा ये रहता है हर क्लास में कि पहले पाठ पढ़ो, उसके बाद में तुम बताओ क्या क्या तुम्हें समझ में आया, फिर उसके बाद में हम समझाते हैं। बिल्कुल, तो मौखिक रूप से उसमें बोलने करना। मौखिक रूप से उसमें कम से कम बच्चे बोलने में सक्षम होते हैं। जी 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 सर, ठीक है। मैडम कमलदीप बोल रहा हूँ। कभी हाँ कभी हम ऐसा भी करते हैं कि बच्चों को ही कह देते हैं, कोई इकाई या पार्ट बता देते हैं उनको, और फिर आकर या पार्ट के अंत में या तो वो क्वेश्चन लिख कर लाते हैं और वही पूछते हैं और वही उसका आपस में सही उत्तर बताते हैं। ऐसा तरीका भी हम कभी करते हैं। ओके, यानी कि वो पाठ वही समझाएंगे पहले, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, यह तो क्लास में हमने भी समझा दिया उनको। उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आधे विद्यार्थी वो करेंगे, समूह वाले, और हम्म उनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं वो दूसरा समूह उसका जवाब देगा। या तो लिखित में भी देते हैं, मौखिक भी होता है। क्या क्या प्रश्न बनेंगे, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैम ज्यादातर मेरा मानना है कि यदि बच्चा यदि प्रश्न करने लग गया तो उसे उत्तर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं या वो अवधारणा को जल्दी समझ लेता है। बिल्कुल, अगर हम बच्चों से पूछे कि इस पे क्या प्रश्न हो सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बताता है कि उन्हें पाठ समझ में आए, किस प्रकार के प्रश्न वो बना रहे हैं, उससे बहुत अच्छी आपको समझ मिलेगी कि उनको कितना समझ में आया है। अच्छा उदाहरण, थैंक यू सर। ठीक है, धीरज सर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अब इतनी सारी बातों सुन के आपका मन हो रहा होगा, मुझे लग रहा है। हाँ मैडम, हम भी जैसे इसी तरह से कई बार बच्चों से बीच में प्रश्न पूछते हैं। मैं अमूमन ऐसा करता हूँ कि जैसे बच्चा पिछले पाठों को भूलता जाता है, जैसे जो पाठ पढ़ रहा है करंटली उसी को याद करता है, तो मैं मतलब मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि सिलेबस जो आपका है उसको सामने रखो और फिर आप उसके बारे में कितना बता सकते हो। जैसे कोई पाठ है तो फिर मैं जैसे गद्यांश मैंने पाठ ले लिए पूरे, तो मैं उनका पाठ का नाम पूछता हूँ और फिर उनसे पूछता हूँ कि तुम इस कितना जानते हो इसके बारे में, ये बताओ। लेखक के बारे में, पाठ के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, क्या चीज है। तो इस तरह से क्या होता है कि मैडम एक उन्हें कंटिन्यूटी में वो जो गद्यांश लिया पद्यांश लिया, तो कंटिन्यूटी में उन्हें बात का ख्याल रहता है कि हमने ये चीज अभी तक पढ़ी है। बच्चों के साथ होता है क्या कि वो पढ़ते जाते हैं लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते कि क्या पढ़ रहे हैं, बस उनको पढ़ना ध्यान रहता है, उसके बाद की चीज़ों भूलते जाते हैं। तो मैं लगातार ऐसा करता हूँ उनके साथ कि क्या पढ़ा है इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तुमने दिन भर पढ़ा है लेकिन क्या पढ़ा है, दिमाग में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, और खास तौर पर कि भाई पहले जो आपने पाठ पढ़ लिया उन पे भी वापस वापस जाना, ताकि आपको ध्यान रहे। सही बात। जी। अच्छा, बढ़िया उदाहरण दिया सर आपने भी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।